क्योंकि बात हो रही है हुनरमंदों के हौसले की, तो नन्हे आयुष की कहानी सुन लीजिए जरा। अक्सर कहा जाता है ना कि प्रतिभा को सिर्फ मौके की तलाश होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है आयुष की इस कहानी के साथ, जो जल्द ही बेहद चर्चित वेब सीरीज पाताल लोक के पार्ट 2 में दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये नजर आने वाली है और भले ही रातों रात उनकी किस्मत चमक उठी है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आयुष के सिर पर पिता का साया नहीं है। उसका बचपन झुग्गी बस्ती में बीत रहा है, लेकिन हुनर ने उनको एक नई पहचान दिलाई है और इसमें वॉइस ऑफ स्लम एनजीओ ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो हमें हमारे बाप की कसम, हम तुम्हारे देश को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तू अपनी आंखें गौर से खोल के देख ले, कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है। नोएडा के स्लम बॉय जल्द वेब सीरीज पाताल लोक के पार्ट 2 में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाता नजर आएगा। इस सीरीज से जुड़ने वाला नन्हा कलाकार आयुष बेहद अलग है और खास भी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो हमें हमारे बाप की कसम, तुम्हारे देश को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। इस नन्हे उस्ताद की हाजिर जवाबी ऐसी है कि वो पल भर में किसी को भी अपना कायल बना दे। आयुष ने हाल ही में दिल्ली में कुछ दिन पाताल लोक वेब सीरीज की शूटिंग भी की है। हम तुम्हारे देश को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये सब उसके और उसके परिवार के लिए एक सपने जैसा है, तभी तो वो शूटिंग से लौटकर वहाँ की बातें करता नहीं थकता। उसके बाद स्टार्ट हुआ तो उसमें मतलब नॉर्मल मेरे को बुक में लिख के दे दिया था, उसमें मेरे को पढ़ के रीडिंग करनी थी और मतलब बहुत सारे लोग को मतलब फ्री टाइम भी मिल रहा था बैठने के लिए और एक्टिंग भी करनी थी बीच बीच में। छोटी सी उम्र में स्टारडम की दहलीज पर खड़े आयुष को देखकर उसके दोस्त भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी खेल खेल में फिल्मी डायलॉग दोहराते हुए अपने हुनर का परिचय दिया। तू अपनी आंखें खोल के गौर से देख ले, कहां और किसके सामने खड़ा है। यहाँ सिर्फ बात एक बार समझाई जाती है। लेकिन जो चमकीली दुनिया अब आयुष को मिल रही है, कुछ साल पहले इस पर ग्रहण लग गया था। कोरोना की वजह से आयुष के सिर से पिता का साया उठ गया था, जिससे उसके परिवार पर अचानक मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे में नोएडा में वॉइस ऑफ स्लम नाम के एनजीओ ने आयुष के परिवार की सुधरी और पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसके पापा सोच रहे थे कि हाँ मैं अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाऊँ, शायद उन्हीं की कृपा है जो उन्होंने यहाँ इस संस्था से जोड़ दिया और ये हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। वॉइस ऑफ स्लम नाम का ये एनजीओ गरीब और बेसहारा बच्चों का बड़ा सहारा है, जो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी तो आयुष को वो जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने इस एज में इतने सिंसियर बच्चे कभी नहीं देखे थे। वो 8-10 साल का लड़का है और वो बातें करता है। उससे अगर आप पूछोगे क्या बनना चाहते हो तो बोलता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता क्या है, बोले ऐप बनाता है। अब आयुष की गिनती अदाकारी की दुनिया में उभरते सितारों में होने लगी है। शायद इसलिए भी कहा गया है कि नन्हे हाथों को ठीक वक्त पर अगर सही हाथ का सहारा मिल जाए तो उन्हें मंजिल का रास्ता भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। जीवन के हिस्से में कई किस्से आते हैं, कुछ किस्से अच्छे तो कुछ किस्से खराब। देव और चांदनी खुद स्लम के बच्चे थे। उन्होंने जैसे ही खुद को संभाला, वॉइस ऑफ स्लम बनाया ताकि वो स्लम के बच्चों की जिंदगी को और बेहतर बना सके, उनके जीवन के हिस्से में खराब किस्से कम से कम हो सके। आयुष को मिला मौका सिर्फ आयुष के लिए एक मौका नहीं, बल्कि वो स्लम के ऐसे ही तमाम बच्चों के लिए कई रास्ते खोलता है। हम आयुष और ऐसे ही बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो ऐसे ही आगे बढ़े और अपने जीवन में बहुत सारे रंग भर पाए। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। झुग्गी में रहने वाले आयुष की कहानी तो आपने देख ली। अब बात महिला क्रिकेट के उस उभरते सितारे की जिसकी परवरिश मुंबई के धारावी में झुग्गी बस्ती में हुई, लेकिन अपने बुलंद हौसलों की बदौलत उसने वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए पूरे इलाके में उसकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, बात हो रही है सिमरन शेख की, जो इन दिनों वुमेन आईपीएल की सीजन 1 में अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखा रही हैं। WPL में सिमरन शेख यूपी वॉरियर्स की टीम में शामिल हैं और उनकी इस कामयाबी से परिवार फूले नहीं समा रहा। ये हैं सिमरन शेख, महिला क्रिकेट की उभरती स्टार। यूं तो सिमरन का ताल्लुक मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी से है।
लेकिन गुर्बत और तमाम दुश्वारियों से उभरकर सिमरन ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। सिमरन बीसीसीआई की विमेन प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की ओर से खेल रही हैं। जाहिर है अपने टैलेंट और कामयाबी के दम पर सिमरन धारावी में काफी चर्चित हो चुकी हैं और अपने परिवार को भी गर्व का एहसास करा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है दिल बाग बाग हो गया है। कभी हमने ये सपने में भी तस्वीर नहीं किया था, कभी ये सोचा नहीं था। सिमरन का क्रिकेट करियर धारावी की गलियों से शुरू हुआ था, जबकि इनकी प्रतिभा को पंख लगे यहाँ की क्रॉस मैदान में। फिर ये यूनाइटेड क्लब में शामिल हुई। इसके बाद इन्हें अंडर 19 और मुंबई सीनियर टीम में भी खेलने का मौका मिला। 21 साल की सिमरन लेग स्पिनर हैं और दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करती हैं। ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती हैं। इस साल विमेन प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने बेस प्राइस 10 लाख रुपए में इन्हें अपनी टीम में शामिल किया था और अब ये उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां इन्हें यूं चमकते देखना इनके परिवार के लिए बेहद फख्र का एहसास करा रहा है। हम लोग इतना खुश कि उसका कोई हिसाब नहीं। फिर उसके बाद से हम लोग आज तक के हम लोग कभी ग्राउंड में गए नहीं। मैं अपने बच्ची की वजह से इतने बड़े बड़े ग्राउंड में जाती हूँ, सब बोलते सिमरन की मम्मी आई सिमरन, मुझे इतना अच्छा लगता है मैं कि क्या बताऊँ। बेहद मुफलिसी में गुजर बसर करने वाले परिवार में पैदा हुई सिमरन अब अपने परिवार का बड़ा सहारा बन चुके हैं और साथ ही साथ अपने भाई बहनों और इलाके के दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। समाज की तमाम बंदिशों को तोड़कर अपने जोश और जुनून की बदौलत सिमरन क्रिकेट की पिच पर चौके छक्के लगा रही हैं। इनका सपना अब टीम इंडिया में खेलने का है और देश के लिए ये वर्ल्ड कप भी जीतना चाहती हैं। उम्मीद है अपनी लगन और मेहनत की बदौलत ये सफलता की बुलंदियां हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटी की जिंदगी ने ऐसी अग्नि परीक्षा ली कि सारे ख्वाब बिखर गए, लेकिन उसने ना तो हिम्मत हारी और ना ही हौसला हारा। दुश्वारियों के अग्निपथ पर चलते हुए कामयाबी की ऐसी इबारत लिखी कि आज पूरी दुनिया उसे सलाम कर रही है। और मुस्कान शेख ने दुनिया के सामने कामयाबी की नायाब नजीर पेश कर दी है। 9 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मुस्कान ने अपना हाथ गंवा दिया था, लेकिन हारना तो मुस्कान ने कभी सीखा ही नहीं और मुस्कान शेख नाम की लड़की हजारों लोगों की प्रेरणा बन गई। मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद मैं अब नहीं बन पाऊंगी, लेकिन हिम्मत रखते तो सब हो जाता है। देखूंगा नहीं मेरे आगे कठिनाई की लहर या फिर आग का दरिया होगा, तैर कर पार कर लूंगा क्योंकि हौसला मेरा जरिया होगा। वडोदरा की मुस्कान शेख ने शायरी में हकीकत का रंग भर दुनिया के सामने नायाब नजीर पेश की है। 9 साल पहले एक सड़क हादसे में मुस्कान ने अपना दाहिना हाथ खो दिया। अबोध उम्र में दाहिना हाथ गंवाने के बाद मुस्कान के सामने 2 ही रास्ते थे, बदकिस्मती को जिंदगी की सच्चाई मानकर हालात के सामने सरेंडर कर देने का रास्ता या फिर वक्त की दुश्वारियों से लड़कर कामयाबी की बुलंद इबारत लिखने का अग्निपथ। यकीनन मुस्कान शेख ने हालात के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया और फिर ऐसी नजीर बनाई जो हजारों उदास दिलों में उम्मीद का दिया जलाने की खूबसूरत प्रेरणा बन गई। हाथ गंवाने के बाद जिंदगी के अग्निपथ पर एक पत्र छांव मांगे बगैर मुस्कान फौलादी इरादों के साथ आगे बढ़ती रहीं और आज वो एक कामयाब डॉक्टर बनकर बेबस मजलूम मरीजों की सेवा करने की दहलीज पर खड़ी हैं। मैंने न्यूज में पढ़ा था कि मुस्कान डॉक्टर्स ड्रीम इज क्रैश, ऐसा तब मुझे बहुत दुख हुआ था कि शायद मैं अब नहीं बन पाऊंगी, लेकिन हिम्मत रखते तो सब हो जाता है। पहले तो मुझे लिखना ही अपने दूसरे हाथ से चालू करना पड़ा था, सबसे पहले तो वही था। फिर 10th और 12th में सब ड्रॉ करने का सब जो आता है वो उसमें 2 हाथ की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे मुश्किलें होती थी, लेकिन बहुत सब सपोर्ट करने वाले थे तो सब इजी हो जाता। दरअसल साल 2014 में एक सड़क हादसे ने मुस्कान की जिंदगी को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इलाज के दौरान मुस्कान का दाहिना हाथ काटना पड़ा। दुर्घटना के कुछ ही दिनों बाद मुस्कान का एग्जाम होने वाला था। माँ बाप के सामने सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि उनकी राइट हैंडर बेटी परीक्षा में लिखेगी कैसे। अपने माँ बाप की इस पीड़ा को मुस्कान ने बाएं हाथ से दूर करने का फैसला किया। मुस्कान ने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू की और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। वडोदरा की इस बेटी ने बाएं हाथ से लिखने की ऐसी प्रैक्टिस की कि 10वीं में इसे 94% और 12वीं में साइंस स्ट्रीम में 81% अंक हासिल हुए। इतना ही नहीं,
मेडिकल की ऑल इंडिया परीक्षा नीट में मुस्कान दिव्यांग कोटे से पूरे गुजरात में टॉप कर गई। आज मुस्कान के घर वालों को अपनी बेटी पर नाज है। और आज मुस्कान 4 साल की पढ़ाई खत्म करके फाइनल ईयर में जब पढ़ रही है, तब उसका खाली अभी उसको एमबीबीएस पूरे होने में इनका एग्जाम ही बाकी है। खाली अभी वो लास्ट मोमेंट पे एमबीबीएस खत्म करने जा रही है और बहुत खुशी की बात है। मुस्कान आज सर सयाजी जनरल मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा है। कुछ महीनों बाद वो लोगों का इलाज करना शुरू कर देंगी। फौलादी इरादों वाले इस डॉक्टर से जब कोई मरीज इलाज के लिए मिलेगा तो उसकी आधी बीमारी तो मुस्कान की प्रेरणादायक कहानी सुनकर ही दूर हो जाएगी। दिग्विजय पाठक, गुड न्यूज टुडे, वडोदरा। चलिए बात बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर की लिए चलते हैं आपको वहां, जहां नवरात्र से पहले आस्था का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर कोई इसमें डूब गया। बाबा के धाम में काली पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि काली मां को प्रसन्न करने से रोग, दोष और महामारी से बचाव होता है। प्राचीन काल से ही इस पूजा का आयोजन साल में एक बार किया जाता है। तो आपको दिखाते हैं मां काली का ये खास पूजा आयोजन। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस हवन कुंड में जो आहुति दी जा रही है वो लोगों को निरोग रखने के लिए की जा रही है। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में मां काली को प्रसन्न करने के लिए पूजा की गई और बीमारियों से मुक्ति के लिए नगर गमाली पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी आस्था के साथ लोगों ने हवन कुंड में आहुति दी। कहा जाता है कि सालों पहले एक महामारी फैली थी, जिससे मुक्ति पाने के लिए तभी से साल में एक बार इस पूजा का विधिवत आयोजन किया जाता है। सदियों पुरानी परंपरा है। जब एक महामारी फैली थी उस समय से ये नगर गमाली पूजा होती है। इसको कहते हैं जग जगह मां काली पूजा। ये पूरे नगर कल्याण के लिए बाबा बैद्यनाथ जी के दरबार में की जाती है। इस पूजा के दौरान लाखों टन धूमना से हवन किया जाता है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। यही नहीं, इस पूजा के दौरान करीब 10,000 कुंवारी कन्या और पटुकों को भोजन भी कराया जाता है। इस पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी आस्था और भक्ति के साथ शामिल होते हैं और मां काली से निरोग रहने और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात जब आस्था की हो रही हो तो भगवान राम के दरबार का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। अयोध्या में हर किसी को इंतजार है कब भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। काम भी तेजी के साथ चल रहा है और अपने आराध्य के लिए भक्तों की आस्था ऐसी कि चढ़ावा उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, राम मंदिर ट्रस्ट को भक्त दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। चढ़ावे और दान के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और यही वजह है कि अब ट्रस्ट इसकी गिनती के लिए नए सिरे से रणनीति पर विचार करने लगा है। एक साल है, माना जा रहा है कि साल के अंत तक मंदिर का ज्यादातर काम पूरा हो जाएगा। भक्तों का उत्साह भी मंदिर के लिए चरम पर है। अपने आराध्य को चढ़ावा चढ़ाने में वो पीछे नहीं है। दान के नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब यहाँ मिलने वाले दान की राशि 3 गुना हो गई है। एक तरफ जहाँ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की माने तो बीते 15 दिनों में मंदिर में रखी गई दान पेटी में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम आ चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा जा रहा है कि बैंक अधिकारियों और दान की गिनती करने वालों ने बताया है कि जनवरी 2023 में दान की राशि में 3 गुना का इजाफा हुआ है। दान की राशि में बढ़ोतरी को देखते हुए अब नई व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। ये व्यवस्था बिल्कुल तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर होगी, यानी यहाँ भी रकम गिनने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को लगाया जाएगा ताकि दान की रकम की सही गिनती की जा सके। फिलहाल तो मंदिर और ट्रस्ट को मिलने वाले चढ़ावे और दान की रकम को गिनने और बैंक में जमा करने की व्यवस्था में भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। लेकिन जिस तरह से दान और चढ़ावे में इजाफा हो रहा है, उसने यकीनन ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को नए सिरे से इसकी रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है।
मंदिर निर्माण का काम इस साल पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि 2024 में मकर संक्रांति के मौके पर गर्भगृह को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि मंदिर के दूसरे तल पर काम चलता रहेगा, लेकिन भक्तों और भगवान के बीच की दूरी भव्यता के द्वार खुलने के साथ मिट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल से खुलने वाले हैं और उससे पहले बाबा के धाम में तैयारियां तेज हो गई हैं। केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी है और इस बर्फ को समय रहते हटाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बर्फ की परतों को हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। और मजदूरों की टीम पैदल मार्ग से बर्फ साफ कर रही है। वक्त रहते तैयारियों को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इंतजार है 25 अप्रैल का, जब बाबा के धाम के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। ये तैयारी केदार भक्तों के लिए की जा रही है ताकि भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कष्ट न हो। केदारनाथ धाम में अभी बर्फ का कब्जा बरकरार है, इसलिए बर्फ की मोटी मोटी परतों को हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। मजदूरों की टीम पैदल मार्ग से बर्फ साफ करते हुए केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। धाम की यात्रा की तैयारियों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद दिख रहा है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं, इसलिए तेजी से यात्रा की तैयारियां की जा रही है। 1 महीने के अंदर मजदूरों ने 7 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटा दिया है। 10 फीट से ज्यादा बड़े ग्लेशियरों को काटकर उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया है। अब केदारनाथ में बर्फ को काटकर मजदूर रास्ता तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन अभी भी केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। रुद्रप्रयाग के डीएम भी इस काम पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मार्च महीने के अंत तक रास्ता चालू कर दिया जाएगा, उसके बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। मजदूर जिस तरह से काम में जुटे हैं, उसके हिसाब से 1-2 दिन के भीतर धाम तक पैदल मार्ग पूरी तरह खुल जाएगा, जिसके बाद जरूरी सामान केदारनाथ पहुंचने लगेंगे। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रहे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल की, जहां 8 राज्यों से आए कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। और जैसे ही मौका मिला, कलाकारों ने समा बांध दिया। ऐसा नजारा देखने को मिला कि हर कोई उसमें मदहोश हो गया और दर्शक तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। देखिए, कहते हैं कि वक्त अगर अच्छा हो तो कैसे गुजर जाता है ये पता नहीं चलता, और खबरें अच्छी हों और दोस्तों का साथ हो, जैसे कि हमारे साथ हैं दोस्त, तो भी पता नहीं चलता है वक्त का। और चाय अच्छी हो और समोसों के साथ में हो तो चाय कब खत्म हो जाए वो भी नहीं पता चलता। देखिए, बात साथ की है, तन्हा सफर लंबा हो जाता है, इसलिए साथ चाय पीना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर मजा सबके साथ है। तो अभी चलते हैं, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। सभी के साथ मिलेंगे, चाय पियेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आपको कहेंगे पॉजिटिव रहिए।